हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं सिकंदर कुमार सृजन IAS यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग को जो है अभी प्रधान अध्यापक की प्राथमिक विद्यालय में प्रधान अध्यापक या प्रधान शिक्षक की जो है बम्पर बहाली निकली है। 40,506 पद की बहाली निकली है। इस पर मैं एक वीडियो में बात कर चुका हूँ, पिछली वीडियो में, और कितना सीट है, उसकी क्या प्रक्रिया है, चयन की प्रक्रिया क्या होगी, है ना, योग्यता क्या होंगे, अनुभव क्या मांगा जा रहा है, उम्र सीमा क्या हो, आदि आदि इस सब विषयों पर मैं बात कर चुका हूँ। आज बात करूँगा कि प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक की जो बहाली निकली है, इतनी बम्पर बहाली 40,506 पद के लिए BPSC के माध्यम से, है ना, तो उसमें जो है एक ही मात्र परीक्षा होगी। ये बात तो पिछली वीडियो में बता दिया कि एक मात्र परीक्षा होगी, वो भी ऑब्जेक्टिव, है ना, ऑब्जेक्टिव होगी। OMR सीट पर 150 प्रश्न का होगा। ये मैंने पिछली वीडियो में बता दिया, 150 प्रश्न का होगा। उसमें से यह बताया गया कि जो 150 प्रश्न का जो होगा, OMR सीट पर 2 घंटा का समय दिया जाएगा। 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, और इसमें जो 75 मार्क्स जो है वो रहेगा आपको सामान्य जनरल स्टडीज़ से, और 75 मार्क्स जो रहेगा DLED के कोर्स से रहेगा। तो यह बात है। तो आज हम लोग इस वीडियो में यही बात करेंगे कि जो सिलेबस क्या रहेगा, 75 मार्क्स जो सिलेबस पाठ्यक्रम, मतलब GS से जो 75 मार्क्स रहेंगे तो कौन कौन से खंड से रहेंगे, और DLED के कोर्स से जो 75 मार्क्स का प्रश्न रहेगा तो वो कौन से खंड से रहेंगे, और इसके लिए क्या पढ़ें हम लोग, इस पर भी बात करेंगे। बुक कौन कौन सा पढ़ना चाहिए ताकि यह परीक्षा निकल जाए, और कैसे पढ़ें इस पर भी बात हम लोग कर लेंगे एक ही वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सिलेबस है, मतलब देखिए, इसमें कुल 150 प्रश्न का एग्जाम होगा। ना ही इसमें मुख्य परीक्षा है और ना ही साक्षात्कार है, इंटरव्यू भी नहीं है और मेंस भी नहीं है, एक मात्र परीक्षा है। ठीक है, तो देखिए GS से 75 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, और ये GS का मतलब हो गया जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन, सामान्य जानकारी। इसमें से वो सारे सब्जेक्ट रहेंगे जो कि सामान्य BPSC की परीक्षा के लिए आप अध्ययन करते हैं, उसके जो पाठ्यक्रम में रहता है, उसके जो सिलेबस में रहता है। तो यहाँ पर फिर भी दिखा दिया है कि आखिर आपको GS के अंतर्गत क्या पढ़ना है। तो वो बोला है कि वो कहा है अपने जो है नोटिफिकेशन में कि सामान्य विज्ञान की आपको जानकारी होनी चाहिए। सामान्य तौर पर आपको विशिष्ट जानकारी नहीं मांगा है, ये विज्ञान में एक सामान्य जानकारी आपको चाहिए जो एक जो जागरूक नागरिकों के लिए जरूरी होता है। ठीक है ना। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के घटनाक्रम बिहार के संदर्भ सहित, बिहार से समेत जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो होता है, करंट अफेयर्स जिसको कहते हैं, वो उससे प्रश्न रहेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन व बिहार का योगदान। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, देखिए यहाँ पर इतिहास खंड से ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना भी नहीं है। यहाँ पर एकदम क्लियर कह दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं उसमें बिहार की योगदान क्या रही, बिहार की क्या भूमिका रही, इससे ज़्यादा प्रश्न रहेंगे। मतलब इतिहास खंड से बस यही टॉपिक से प्रश्न रहेगा। तो राष्ट्रीय आंदोलन मतलब है कि 1857 की क्रांति और उसके बाद की जो भी इंसिडेंट्स हुआ है, राष्ट्रवाद का विकास ले लीजिए, अलग अलग संगठन कैसे गठित हुआ, और देश को आज़ाद करने के लिए, है ना, उपनिवेशवाद से छुटकारा पाने के लिए, अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए कौन कौन से संगठन कौन कौन से काम किए, फिर जो है कांग्रेस का गठन हुआ, तो फिर कौन कौन से चरण में राष्ट्रवाद का विकास हुआ, और फिर राष्ट्रीय आंदोलन हुए, है ना, उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण, गांधीवादी चरण। तो जिस और साथ में बिहार को लेके चलना है, उन सारे चरणों में बिहार के नेताओं की क्या भूमिका रही, बिहार के राष्ट्रवादियों की क्या भूमिका रही, इसको लेकर के आपको अध्ययन करना है। तो इतिहास के खंड से बहुत एकदम छोटा सा सिलेबस दिया है आपको पढ़ने के लिए। भूगोल में कहा है कि जो है बिहार और भारत दोनों का भूगोल, यहाँ विश्व भूगोल की चर्चा नहीं की गई है। भारत और बिहार का भूगोल, वो भी क्या, खास तौर पर भारत के सामाजिक और आर्थिक भूगोल पर ज़्यादा विशेष जोर देने के लिए कहा है। तो सामाजिक और आर्थिक भूगोल में जैसे कि भारत के जो समाज है और बिहार के जो सामाजिक परिस्थितियाँ हैं, यहाँ के जो जलवायु परिस्थितियाँ हैं, यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ की जो कृषि करने का जो एक पैटर्न है, आदि आदि, जनगणना, जनसंख्या से रिलेटेड, है ना, आर्थिक भूगोल की बात करेंगे तो मिनरल्स वगैरह कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से पाए जाते हैं, मिनरल्स, खनिज वगैरह, ये सब आ जाते हैं आर्थिक भूगोल में। तो भूगोल में भी एक बहुत छोटा सा सिलेबस दिया है, उसमें क्लियर कर दिया है कि सामाजिक और आर्थिक भूगोल को आपको पढ़ना है, वो भी भारत और बिहार दोनों के संदर्भ में। ठीक है। भारतीय राज्य व्यवस्था, आर्थिक भूगोल में वही उद्योग भी आ जाता है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है।
भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो है, भारतीय राज्य व्यवस्था की जो है, भारत की राजनीतिक प्रणाली कैसी है, भारत की राजनीतिक व्यवस्थाएं कैसे चलती है, भारत का संविधान है ना, संविधान में जो अलग अलग अनुच्छेद भाग हैं और भाग के अंतर्गत अलग अलग अनुच्छेद हैं, उन सारे अनुच्छेदों को भी आपको पढ़ना होगा और शासन करने की जो प्रणाली है, व्यवस्था है, वो सब जानना होगा। पंचायती राज क्लियर कर दिया है, पंचायती राज से प्रश्न होंगे, पंचायती राज को क्लियर लिख दिया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है कि भारतीय राज व्यवस्था के अंतर्गत मतलब पॉलिटी के अंतर्गत आपको जो है संविधान की जानकारी होनी चाहिए और एक सामान्य जानकारी, विशिष्ट जानकारी नहीं मांग रहा है, एक सामान्य जानकारी, और साथ ही साथ आपको जो है पंचायती राज का भी समझ होना चाहिए, नगर निगम सरकार के जो नगर शासन होता है उसकी भी समझ होनी चाहिए, और आपको जो है ये राजनीतिक व्यवस्थाएं कैसे काम करती है राजनीतिक, तो उसको भी आपको समझना चाहिए, ये मांगा जा रहा है। और उसके बाद देखिए प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता, मतलब प्रारंभिक गणित के अंतर्गत भी कोई विशेष जानकारी नहीं मांग रहा है, ये बस एक बेसिकली फंडामेंटली तौर पर जो अंडर 10th लेवल के जो आप मैथ पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, वही पूछा जाएगा, जैसे कि परसेंटेज, लाभ हानि, प्रतिशत, औसत, है ना, रेल डिस्टेंस, दूरी वाला, रेल दूरी वगैरह, ये सब नाव से संबंधित प्रश्न जो होते हैं, चैप्टर जो है उसको आपको देख लेना चाहिए, ठीक है। जो है बट्टा, शेष, है ना, यही सब से प्रश्न रहेगा, है ना, रेशियो वगैरह ये सब से प्रश्न रहेगा, तो ये बहुत एलसीएम एचसीएफ उससे रहेगा। अब मानसिक क्षमता में जो है एक जो बेसिक लेवल का, फंडामेंटल लेवल का जो एक रीजनिंग होता है, जैसे कि ब्लड रिलेशन वगैरह ये सब जो होता है, सीरीज, नंबर सीरीज से रिलेटेड वगैरह ये सब होता है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड जो होता है, वो सब जो है आपको यहाँ मानसिक क्षमता के अंतर्गत आ जाएगा, रीजनिंग के अंतर्गत। तो इस वाले खंड से बहुत कम ही प्रश्न रहने की संभावना है, बाकी ये सब चीज़ को आपको ध्यान में रखना चाहिए। सामान्य विज्ञान में यह कहा गया है कि आपको एक सामान्य विज्ञान की जानकारी होनी चाहिए, विशिष्ट जानकारी का कोई ये नहीं, डिमांड नहीं है यहाँ पर, बस यह उसमें लिख दिया गया है कि एक सामान्य जानकारी एक जागरूक नागरिकों से जो अपेक्षा किया जाता है, जैसे कि आज अगर प्रारंभिक तौर पर आपको चोट लग गया तो प्रारंभिक तौर पर आप क्या करेंगे, ठीक है ना, मानव को जो है अपने स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या प्रिकॉशन अपनाना चाहिए, विटामिन्स, मिनरल्स क्या होता है, विटामिन्स क्या होता है, पानी की कमी से क्या होता है, कौन सा डिजीज किस कारण से होता है, उसकी जांच का क्या प्रोसेस है, आदि आदि, ब्लड का ग्रुप क्या होता है ना, तो ये सब चीज़, विटामिन्स, ब्लड, डिजीज वगैरह, ये सब चीज़, सेल्स, कोशिका वगैरह, ये सब से जो आप पढ़ते हैं सामान्य कंपटीशन के परीक्षा के लिए, बायोलॉजी वगैरह, फिजिक्स वगैरह, जो आप सामान्य विज्ञान जो पढ़ते हैं वही पूछा जाएगा और कुछ नहीं। अब दूसरे खंड की बात करते हैं, 75 मार्क्स की बात हो गई इसमें, अब दूसरे खंड की बात करेंगे, तब हम लोग बुक की बात कर लेंगे, पहले इसको देख लेते हैं क्या होता है। डीएलएड कोर्स से जो है 75 मार्क्स का जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें मुख्य रूप से यह कहा दिया गया है कि डीएलएड कोर्स के अंतर्गत जो भी सिलेबस है उसी से प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए 75 मार्क्स बहुत ज़्यादा वेटेज होता है, तो इसीलिए इसको भी आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो इसमें जो मूल रूप से जो रहने वाला है प्रश्न आपको, वो रहेगा स्कूल प्रबंधन से रिलेटेड, कि किस प्रकार से आप टीचर होने के नाते, शिक्षक होने के नाते स्कूल को प्रबंधित कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, इसकी कुशलता आप में होनी चाहिए। और साथ ही साथ इसमें यह कहा गया है कि शिक्षण अभिरुचि और अभिवृत्ति की भी जानकारी आपको होनी चाहिए। शिक्षण अभिरुचि अभिवृत्ति मतलब यह हो गया कि शिक्षण करने की कला आप में वो हो, अभिरुचि हो, बच्चों को कैसे अभिरुचि जगाएं, उसको कैसे जागरूक करें, शिक्षा के प्रति कैसे उसको लगाव बढ़वाएं, इस तरह से हंसा करके, खिला करके, जैसे भी हो। डीएलएड में यह सिखाया जाता है कि बच्चों को अपने फेवर में लेकर के, उसको कॉन्फिडेंस में लेकर के आप कैसे उसको चीज़ों को सिखा दें, है ना। तो यही सब चीज़ इसमें देखा जाता है। शिक्षण अभिरुचि और अभिवृत्ति, बच्चों को शिक्षा फ्रेंडली कैसे बनाएं, मतलब ये चीज़ पर फोकस करना होगा कि आप टीचर होने के नाते स्कूल में बच्चों को शिक्षा के प्रति कैसे उसको जो है शिक्षा फ्रेंडली, मतलब एजू फ्रेंडली उसको कैसे बनाएं, तो इसको लेकर के प्रश्न रहेगा। तो ओवरऑल इसके लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा पुस्तक पढ़ना चाहिए समग्र रूप से, कि ताकि ये 75 मार्क्स का जो ये प्रश्न है रहने वाला है, इस खंड को हम अच्छा से कर सकें। इस पर मैं बात करूँगा अभी। तो सबसे पहले इस खंड के लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए उस पर हम बात करते हैं। क्या पढ़ें, तो इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो बुक क्या पढ़ें, मतलब बुक क्या पढ़ना चाहिए। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं सामान्य विज्ञान है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, भारतीय तो करेंट अफेयर्स को अगर छोड़ दीजिए तो बाकी के लिए मैं जो पुस्तक बोलूँगा, बाकी के लिए बस एक ही पुस्तक पढ़ना है। कुछ 2-3 सोर्स का मैं नाम बताऊँगा, उसमें से कोई एक आपको लेना है। तो बुक में आप क्या करेंगे,
NCERT, मैं NCERT टेक्स्ट बुक पढ़ने नहीं बोल रहा हूँ, NCERT का सार संग्रह होता है। ये दृष्टि पब्लिकेशन का भी आता है और महेश कुमार बर्णवाल के का भी आता है। ये दोनों में से कोई एक लेकर के आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बस वही NCERT सार संग्रह से ही प्रश्न रहने वाला है, आप थोड़ा सा समय दे करके उसको पढ़िए। NCERT सार संग्रह या तो आप महेश कुमार बर्णवाल का ले लें या आप दृष्टि पब्लिकेशन का ले लें, ठीक है। अगर यह NCERT सार संग्रह भी आपको बहुत मोटी लगती है, नहीं पढ़ना चाहते हैं, तब उसके लिए यह ऑप्शन है कि आप लुसेंट जो पढ़ते आ रहे हैं, लुसेंट में कंफर्ट है ना, आपका कंफर्ट लेवल लुसेंट के प्रति ज़्यादा है तो लुसेंट पढ़िए। अब प्लस साथ में क्राउन जीके का नाम आपने सुना होगा, तो लुसेंट और क्राउन जीके को आप पढ़िए। लुसेंट प्लस क्राउन दोनों जो है एक दूसरे का सप्लीमेंट्री है। जो बात लुसेंट में नहीं है क्राउन में है, जो बात क्राउन में नहीं है वो लुसेंट में है। इस तरह से आप दोनों पुस्तक को पढ़ सकते हैं। ये लुसेंट और क्राउन मिलाकर के अगर पढ़ लेते हैं तो आपको सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, बिहार का योगदान, हाँ बिहार का नहीं, बिहार के लिए अलग आपको पढ़ना है। बिहार जीके के लिए जो इतिहास खंड का जो पढ़ना है आपको या भूगोल खंड का पढ़ना है वो लुसेंट ले लीजिए बिहार का, है ना, लुसेंट जीके बिहार, ठीक है। इम्तियाज अहमद वगैरह ये सब नहीं पढ़ना है उतना डिटेल्स में। अगर BPSC का तैयारी करते हैं तो आपका तो ये सब चीज़ क्लियर भी होगा, है ना, उसके लिए तो विशेष बोलना भी नहीं पड़ेगा आप लोगों को, ये चीज़ है। तो ये है भारत भूगोल में भी आपको बस इसी बुक से काम निकल जाएगा, लुसेंट और क्राउन से या NCERT सार संग्रह से, ये दो में से कोई लेना है। भारतीय राज्य व्यवस्था में भी इसी से काम चल जाएगा, लुसेंट या क्राउन से या NCERT सार संग्रह से। जो NCERT सार संग्रह पढ़ेंगे उनको लुसेंट क्राउन पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो लुसेंट क्राउन पढ़ेंगे उनको NCERT सार संग्रह पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यही है तो यही बात है। तो प्रारंभिक गणित के अंतर्गत में क्या है कि अब बस ये बेसिक लेवल का गणित रहने वाला है। बस RS अग्रवाल का जो आप बनाते आए हैं अंकगणित वो बना लीजिए, या लुसेंट का भी आता है ना, प्रारंभिक गणित जो है उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। मात्र 5, 6, 7 चैप्टर जो है अंकगणित में उसको आपको फोकस करके पढ़ना चाहिए, जिस चैप्टर का मैंने इसको बताने के क्रम में अभी चर्चा किया, ठीक है। तो ये उन चैप्टर को आपको जरूर कर लेना चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ है। तो अब आइए करंट अफेयर्स पर। तो करंट अफेयर्स को आपको क्या पढ़ना चाहिए? करंट अफेयर्स के लिए जो है अगर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट को पढ़ना है तो आपको जो है सक्सेस मिरर, है ना, सक्सेस मिरर करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन आती है, उसको अगर कर लेते हैं मंथली तो ठीक, नहीं तो वार्षिक करंट अफेयर्स का कोई पुस्तक ले लीजिएगा। घटना चक्र का आता है वार्षिक करंट अफेयर्स 1 साल का, है ना, आई दृष्टि नाम का घटना चक्र का, उसको भी आप अध्ययन कर सकते हैं। या वार्षिक करंट अफेयर्स का कोई मैगजीन जो 1 वर्ष का एक ही मैगजीन में करंट दे देता है, उसको आप अध्ययन कर सकते हैं। मंथली अगर पढ़ना चाहते हैं तो सक्सेस मिरर पढ़िए। सक्सेस मिरर वाला का ही एक डेवलप्ड रूप है प्रतियोगिता दर्पण, तो आप PD भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उतनी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सक्सेस मिरर से ही काम चल जाएगा, ठीक है। वार्षिक में आपको बहुत सारा पब्लिकेशन का आता है कि एडुटेरिया का आता है ना, आपका जो है स्पीडी का आता है, तो उसमें तो फैक्चुअल बेस करंट रहता है, कुछ कॉन्सेप्चुअल बेस भी आपको पढ़ लेना चाहिए। तो उसके लिए जो है आपको बस वही सक्सेस मिरर हो गया, प्रतियोगिता दर्पण हो गया, और या घटना चक्र का जो करंट अफेयर्स आता है वार्षिक, वो तो करंट अफेयर्स में से कोई एक सोर्स को आपको उठाना है और उस पर काम करना है, उसको पढ़ना है, ठीक है। ये है बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स के लिए क्या पढ़ेंगे आप? तो बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स के लिए बस स्पर्धा पब्लिकेशन का आता है, स्पर्धा पब्लिकेशन का बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स, तो उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का स्पर्धा का, ठीक, तो ये है। और भी आता है बिहार का, लेकिन बस एक सोर्स से ही आपका काम चल जाएगा, ज़्यादा प्रश्न तो रहने वाला है नहीं, मात्र 75 मार्क्स का है। तो ये सब चीज़ है, ये पुस्तक की बात हो गई, क्या पढ़ने पर बात हो गई। अब इस खंड के लिए देखते हैं हम लोग क्या पढ़ना चाहिए इस खंड के लिए। तो इस खंड के लिए आपको जो है स्कूल मैनेजमेंट, शिक्षक मैनेजमेंट, शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन को लेकर के एक पुस्तक है ना, पुस्तक का ही नाम है शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन। ये पुस्तक का नाम है शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन, ठीक है। और ये 2-3 राइटर का आता है, उसमें से आपको कोई एक राइटर का खरीदना है, तो वो राइटर का मैं नाम बता देता हूँ। शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन में आप यही जानेंगे कि
स्कूल को किस तरह से जो है ना शैक्षिक प्रशासन मतलब स्कूल प्रशासन कैसे काम करती है और उसका मैनेजमेंट कैसे काम करता है, इसको जानकारी, बच्चों को स्कूल के प्रति अभिरुचि कैसे लाएंगे, आप शिक्षक भी अभिरुचि में कैसे रहेंगे, मोटिवेटेड कैसे रहेंगे, है ना, इस तरह से। तो इसमें 2-3 राइटर का नाम है, एक है एसपी सुखिया, ठीक है। दूसरा राइटर का नाम है डॉक्टर गजेंद्र सिंह तोमर, और तीसरे राइटर का नाम है DN श्रीवास्तव। तो इन तीनों में से कोई एक राइटर का पुस्तक आपको खरीदना है और इस पर काम करना है। तो ये सारा डीएलएड का जो कोर्स है उससे रिलेटेड सारी चीज़ों की जानकारी आपको हो जाएगी। और जो हायर सेकेंडरी वाला जो हेड मास्टर का निकला है उसमें भी जो 50 मार्क्स का बीएड के कोर्स से दिया है उसके लिए भी आप यही बुक को आप प्रेफर कर सकते हैं, इसी बुक को आप अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। तो शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन का बुक खरीदना है आपको न, एसपी सुखिया का खरीद लीजिए, या नहीं तो आप डॉक्टर गजेंद्र सिंह तोमर का खरीद लीजिए, या आप DN श्रीवास्तव का खरीद लीजिए। तो आपका यह खंड 75 मार्क्स वाला क्लियर हो जाएगा, एक ही पुस्तक में सारी जानकारी मिल जाएगी, है ना। तो ये है। तो उम्मीद करते हैं कैसे पढ़े। तो कैसे पढ़े के लिए अगर आप कटिहार के छात्र हैं तो हमारे संस्थान से आप जो है संपर्क कर सकते हैं। कटिहार के लोहिया नगर में हमारा सृजन IAS नाम से इंस्टीट्यूट चलता है, PPSC की तैयारी कराई जाती है। अगर आप बाहर के हैं तो आप बस इन्हीं सोर्सों पर जो मैंने बात किया, जो मैंने बताया, इन सोर्स को लेकर के आप अध्ययन करें। आशा करते हैं आप लोग जरूर परीक्षा को निकालेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।